जय हिंद। मैं कमलेश आपके लिए क्रांति बैच की शुरुआत की है, जिसमें यूपीपीएससी आरओ एआरओ के कोर्स कराए जाएंगे। जिसमें आपको आज इतिहास का कोर्स यानी इतिहास की हर एक टॉपिक, हर एक जगह से और हर एक, चाहे वह एंशियंट हो, मिडिल हो, चाहे यह आधुनिक वाला हो, सारे इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके आपको याद करने का हर एक तरीका से रूबरू कराएंगे, ताकि आपको आने वाले यूपीएससी बैच 2024 में एकदम अच्छे से आपको तैयार करना है। और आरओ एआरओ 2023 यह जो है लगभग दिसंबर के पहले ही इसका एग्ज़ाम होना तय है, और परीक्षा तो होगा ही, साथ में इसका जो फार्म है वह अगस्त में देखने को मिलेगा, यानी जल्द ही इसका फार्म आने वाला है। तो साथियों, आप बिल्कुल कमर बांध लीजिए और आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह बिल्कुल फ्री में इसे हम कोर्स को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप ज़रूर इसके साथ लगातार बने रहिएगा, आपको ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री में जो भी इसके बंटवारा है या इसका डिवीजन है, या इसका बोल सकते हैं कि इसे किस तरीके से बांटा गया इतिहास को कितने कितने भागों में, वे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास। इसमें देख सकते हैं आप प्राचीन इतिहास यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास सबसे पहले देखेंगे। और इसमें इतिहास की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास होता किसे है, क्या इसे, क्यों इसे इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, और इसकी परिभाषा सही क्या होना चाहिए जिससे हमें लिखने में सहूलियत होगी। साथियों, इतिहास की परिभाषा है कि वर्तमान की प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यानी आज के हिसाब से अतीत का अध्ययन किस तरीके से किया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इससे बेहतर अनुमान लगा पाएँ, ताकि अनुमान लगाने से हमें बहुत सी सारी जानकारी हमें इससे कल्पना करने में सहायता देगी। तो साथियों, आइए देखते हैं इसके आगे। इसके यहाँ पर इतिहास के निर्माण के स्रोत, इतिहास के निर्माण के स्रोत में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करते हैं, अपना निभाते हैं। तो इसमें पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में एक आता है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा आता है विदेशी विवरण। तो आज हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, और फिर कल जो है दूसरे वीडियो में पुरातात्विक स्रोत को पढ़ करके इस वर्गीकरण को समाप्त कर देंगे। फिर आगे चलेंगे ऐतिहासिक काल में, और फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं और पढ़ते हैं इसका ऐतिहासिक यानी साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हमने बताया कि इसमें धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी साहित्य दिया गया है। और इसे आइए देखते हैं धार्मिक साहित्य। चूँकि धार्मिक साहित्य में कुछ ही जैसे 3 धार्मिक साहित्य देखा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और यहाँ पे जैन साहित्य। तीनों साहित्य हम देखेंगे, और इसे हम इसके कालखंड में जब पहुँचेंगे तो इसे खूब बढ़िया से अच्छे तरीके से सीखेंगे और जानेंगे भी। तो ब्राह्मण साहित्य चूँकि सबसे पुराना है और इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। इसमें वेद और पुराण को पढ़ करके इसमें बहुत सी हमें जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। साथ में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनसे भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, ये सभी आते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य में उस समय के राजा, उस समय का जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति कैसी थी बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश जो है भदंत महानामा ने इसे लिखा था, और इसे हमें याद भी करना है। महावंश और दीपवंश के रचनाकार कौन है, इसे कहते हैं भदंत महानामा। चूँकि जैन साहित्य भी देखा जाए इसमें तीसरे नंबर पर, तो इसमें महावीर चरित्र और कल्पसूत्र आता है। तो महावीर चरित्र को भवभूति ने लिखा था, जो एक इस समय के संत हुआ करते थे, या इनके बहुत ही अच्छे अनुयायी हुआ करते थे। साथ में भद्रबाहु जो थे, इन्होंने कल्पसूत्र लिखा है, जिसमें जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी इसमें बताई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय के राजा जो हुआ करते थे, उनके साथी हुआ जो इनके
धर्म में सम्मिलित होते थे उनकी भी अच्छी खासी जानकारी इसमें बताई गई है। तो साथियों आइए इसके आगे देख लेते हैं। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में भी कई ऐसे साहित्य हैं जिसमें से हम कुछ ही इस साहित्य को देखेंगे, बाकी को इनके आने वाले कालखंड में इसे पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। जबकि मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था और राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा था। और ये इनके संबंधित साहित्य है जिसमें बहुत सी जानकारियां हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें समाहित भी है। आगे देख लेते हैं विदेशी विवरण। आपको साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब इसके कालखंड में आएंगे तो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देखने को मिलेगी। बस इसको याद करते रहिए कि ऐसे में अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। जबकि राजतरंगिणी को कल्हड़ लिखा है। बस आपको यहाँ तक अभी तक यही याद रखने हैं। और आगे है किताबुल ए हिंद, जो विदेशी साहित्य में आते हैं और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने बहुत सी जानकारियाँ भारत के बारे में लिख करके हमें उस समय की जानकारी को रूबरू कराया है। इसे किताबुल ए हिंद को अल बरूनी ने लिखा था जो ईरान से संबंधित था। भारतीय मानसून को किसने लिखा? इसने अल मसूदी था, उसने ये भी विदेशी यात्री था और इसने भारतीय मानसून के बारे में बताया, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि इस समय के मानसून से पिछला मानसून किस तरीके से विभिन्न था या भिन्न था और आने वाले समय में किस तरीके का मानसून हो सकता है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। मतलाए शाहीन जो है अब्दुल रज्जाक ने लिखा था, जो कि फारस से संबंधित था, यानी फारस का था। और रिहला को किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा था। यह एक इतिहासकार थे और इन्होंने रिहला को लिखा था। इसके साथ साथ हिस्टोरिका भी एक बुक है जिसे हेरोडोटस ने लिखा था। और यह कहाँ का व्यक्ति था यानी यात्री था? ग्रीक का हुआ करता था। और हेरोडोटस जिसने लिखा यानी हिस्टोरिका को जिसने लिखा है यानी हेरोडोटस, यह इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के बारे में जो भी जानकारी है यहाँ से लिखनी शुरू हुई और इसके बाद समझा गया कि इतिहास की लिखावट अच्छे तरीके से यानी पढ़ा जाने योग्य हो गई थी और इससे हम एकदम एक करोड़ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पेरिप्लस ऑफ एरिथियंसी, यह भी एक पुस्तक है जिसे अज्ञात ने लिखा है। जबकि नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। इसे हम याद करने का भी तरीका बताएंगे, जिसे में देखिए यहाँ पे यन से नेचुरल हिस्ट्री है और यहाँ पे लास्ट में यन है, तो अगर प्लिनी पढ़ें तो लास्ट में न आएगा और यहाँ पे इसे नेचुरल हिस्ट्री से मतलब से रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। जबकि भारत का भूगोल, ये लोग भारत आए थे, भारत घूम के गए थे और भारत के बारे में बहुत सी जानकारी लिखी थी। यानी टालमी जो था इसने भारत का भूगोल लिखा था, जिसे ज्योफ्रिका भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मार्को पोलो था, यह इटली का रहने वाला था और चीन आया था। क्योंकि भारत चीन से सीमा लगती है भारत की, तो भारत के बारे में भी बहुत जानकारी इसमें देखी गई है और इसमें बहुत सी जानकारी मिलती भी है। इसके साथ साथ इंडिका की सबसे पहले किसने लिखा था? इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। आप बताइएगा साथियों कि जो मेगास्थनीज था किस राजा का राजदूत हुआ करता था या किस राजा के दरबार में रहता था? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फोक्यूकी को फहियान ने लिखा था और सीक्यूकी को ह्वेनसांग ने लिखा था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। यहाँ से देख सकते हैं कि जो हर्षवर्धन है यानी वह हर्षवर्धन के समय ही आया था। ह से ह्वेनसांग, ह से मतलब हर्षवर्धन। और यह सीक्यूकी पुस्तक को लिखा था फहियान फोक्यूकी। फ से फहियान, फ से फोक्यूकी। और इसिंग भी आया था भारत और भारत में आकर के उसने बहुत से ऐसे चीज़ों को समाहित किया और भारत में उस समय बौद्ध धर्म जोरों शोरों पर था, तो बौद्ध धर्म की उन्होंने प्रतिलिपि को चीन ले गया था यहाँ से। और इसके बारे में हमें बहुत जानकारी इसमें उस समय से संबंधित मिल जाती है। साथियों आज के लिए बस इतना ही और कल फिर
लेके अगले टॉपिक में आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के क्या महत्व होते हैं और इनमें कितनी सत्यता होती हैं और ये कितना ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि एक चीज़ और देख ली जाए तो जो धार्मिक या साहित्यिक स्रोत हैं यह पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते हैं, प्रमाणिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं कुछ धर्म से संबंधित हैं, जो धार्मिक साहित्य होंगे, और ये धर्म के साहित्य जो भी होंगे यह धर्म से संबंधित होंगे। और उस समय के जो धर्म थे या जो धर्म को मानने वाले थे उनके बारे में अच्छी जानकारी यानी सही जानकारी लिखी गई थी। अब बाकी जो उनके धर्म के विरोध में थे उनके बारे में जानकारी बुरी लिख दी गई यानी गलत लिख दी गई, जिससे बहुत से तथ्य छूट गए हैं, जिससे उस समय के सही सही बातों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और जो भी यह विदेशी साहित्य हैं इनको मिला करके धार्मिक साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य को मिला करके हम बहुत सी जानकारी को इकट्ठा करके एक कालखंड को तैयार करने में मतलब अपनी सफलता प्राप्त किए हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।